शादी के बाद जैसे ही मधु ससुराल पहुंची, वो सीधा रसोई घर में चली गई। पीछे पीछे उसकी सास आ गई। अरे बहू, न तूने कपड़े बदले न हाथ मुंह धोए, सीधा किचन में खाना बनाने आ गई। सासू माँ, आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। ठीक है सासू माँ, अब आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। उसकी सास वहां से चली गई। इसके बाद मधु ने 56 तरह के पकवान बनाकर 1-2 घंटे में तैयार कर दिए। उसने खाने की टेबल पर जैसे ही खाना लगाया, वैसे ही खाने की महक सुनकर वहां पर उसकी सास, पति विक्रम और ननद पायल आ गई। भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हम तो खुद ब खुद खींचे चले आए यहाँ पर। हाँ मधु, जब खाने की महक इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। उन लोगों ने खाना शुरू किया। बहू, लगता है तुझे अन्नपूर्णा देवी का कोई आशीर्वाद मिला है। तो इस तरह धीरे धीरे पूरे गांव में मधु के खाने की चर्चा होने लगी। ठंड का मौसम चल रहा था और विंटर वेकेशन भी थी। एक रोज विक्रम बहुत खुशी खुशी घर आया। माँ, बाहर बर्फबारी हो रही है और ठंड भी बहुत हो रही है। 1 महीने की हम लोगों को छुट्टी मिली है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब एक साथ मनाली घूमने चलेंगे। अरे वाह भैया, क्या खुशखबरी दी है आपने। हमें तो लगा था कि आप सिर्फ भाभी को लेकर घूमने जाएंगे। अरे नहीं पायल, ये फैसला मैंने और विक्रम ने मिलकर एक साथ लिया है। जब तक पूरा परिवार साथ ना हो तब तक मजा नहीं आता। बहू खाना तो सबसे अच्छा बनाती ही है। तेरी सोच भी आज की लड़कियों के हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत अलग है। चलो जल्दी से हम लोग तैयारी कर लेते हैं। कब निकलना है विक्रम हम लोगों को? माँ, कल सुबह 8 बजे की ट्रेन है। हमें यहाँ से 6 बजे ही निकलना होगा। सब लोग जल्दी उठ जाना। अगले दिन विक्रम का परिवार सुबह बहुत जल्दी उठ गया और 6 बजे ही सारा सामान लेकर घर से निकल गया। वो लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे, वैसे ही बहुत तेज बारिश होने लगी और हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी, जिससे खिड़की से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। पायल, ट्रेन के बाहर देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेन स्वर्ग में चल रही है। हाँ भाभी, क्या मस्त नजारा है। खैर, शाम तक वो लोग मनाली स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद विक्रम ने कहा, अब यहाँ से होटल तक जाने के लिए हमें मेट्रो पकड़नी होगी। अभी रास्ता यहाँ से बहुत दूर है। पहाड़ों के बीच से होकर जाती है वो मेट्रो। फिर तो बड़ा मजा आएगा। विक्रम अपने परिवार को लेकर सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। वहां पर बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे कपल वहां पर आए हुए थे। माँ, आप लोग यहीं रुकना, कहीं जाना मत। मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। भीड़ बहुत है, कहीं इधर उधर हो गई तो मैं आपको ढूंढता ही रहूंगा। यहाँ पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क भी नहीं मिलता जल्दी। बेटा, तू फिक्र मत कर, हम सब तुझे इसी जगह मिलेंगे। विक्रम जल्दी से टिकट लेकर उसी जगह पर आया, लेकिन वहाँ पर उसका परिवार मौजूद नहीं था और विक्रम परेशान हो गया। मैंने इन लोगों को साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ से कहीं मत जाना, लेकिन ये लोग मेरी कभी बात नहीं मानते। अब कहाँ ढूंढूं मैं इन लोगों को? विक्रम अपने परिवार को वहीं पर आसपास ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। काफी देर ढूंढने के बाद वो थक कर उसी जगह पर बैठ गया। तभी अचानक पीछे से किसी ने हाथ रखा उसके कंधों पर। विक्रम ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसका पूरा परिवार खड़ा था। अरे कहाँ चले गए थे आप लोग? मैंने आप लोगों को मना किया था ना यहाँ से कहीं जाने के लिए। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, हम लोग यहीं पीछे छिपे हुए थे, बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। इतने में वहाँ पर मेट्रो ट्रेन आ गई। विक्रम भी किसी तरह अपने परिवार को लेकर उस मेट्रो ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चलने लगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बाहर बर्फ के पहाड़ थे। भाभी, ऐसे बर्फ के पहाड़ मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। पायल, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि मनाली है और ठंड के मौसम में यहाँ ऐसे ही पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ट्रेन चलती जा रही थी। सभी यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। ट्रेन पहाड़ के बीचों बीच चल रही थी। तभी अचानक बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि ट्रेन की पटरी पर भी बर्फ जम गई, आसपास भी बर्फ जम गई। आप सभी यात्रियों के लिए मुझे खेद है कि ट्रेन मुझे बीच रास्ते में रोकनी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। सामने बहुत ऊंची ऊंची बर्फ जम गई है। ट्रेन के आसपास भी बर्फ जमी हुई है। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
अब जब तक बर्फबारी बंद नहीं हो जाती और सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक हम यहां से नहीं निकल सकते। आगे खतरा हो सकता है। उस बोगी में बैठे सभी यात्री परेशान हो गए। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन बर्फबारी बंद नहीं हुई और वो ट्रेन वहीं खड़ी रही। भाभी, दिन से रात हो गई, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? पायल, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ये ट्रेन आगे बढ़ती है तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, और वैसे भी ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती जब इतनी मोटी मोटी बर्फ की परत जम गई है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, लेकिन न बर्फबारी बंद हुई, न वहां पर कोई उनकी मदद करने पहुंच पाया, क्योंकि वो जगह ही कुछ ऐसी थी। सभी यात्री परेशान होने लगे। पता नहीं किसका मुंह देखकर हम लोग मनाली घूमने निकल आए थे। 2 दिन से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अरे अब किया भी क्या जा सकता है बहन जी, यहाँ तो खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। वो वाली ट्रेन होती तो हमें खाना मिल जाता, मेट्रो में तो खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती। उन लोगों की बातें मधु और उसका पूरा परिवार सुन रहा था। तभी अचानक मधु ने अपना एक बड़ा सा बैग खोला, जिसमें एक छोटा सा स्टोव था और खाना बनाने का ढेर सारा सामान भी था। सभी यात्री ये देखकर हैरान हो गए, खास तौर पर उसकी सास। अरे बहू, ये तो वही स्टोव है ना जो तुझे दहेज में मिला था। ये तू यहाँ लेकर क्यों चली आई? और इतना सारा राशन तूने भर लिया, वो भी बिना हमसे बताए। सासू माँ, आप तो जानती हो मैं खाना बनाने के लिए कितनी पागल हूँ, इसीलिए ये सारा अनाज और ये छोटा सा स्टोव मैंने रख लिया था। सोचा था मनाली जाकर हम लोग खुद का बनाया हुआ खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसा खाना मिल जाए हमें। लेकिन अब लगता है कि मेट्रो ट्रेन में ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं, किसी ने भी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बहू, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। कम से कम भूखे मरने से तो अच्छा ही है। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच जाएगी। भाभी, अब जल्दी से हम लोग मिलकर खाना बनाते हैं। पायल और मधु ने जैसे ही खाना बनाना शुरू किया, वैसे ही सभी यात्रियों की भूख और बढ़ने लगी। उनमें से एक यात्री ने कहा, बेटा, ये क्या बना रही हो तुम? खाने की ऐसी खुशबू हमने आज तक महसूस नहीं की। जब इसकी महक इतनी अच्छी है तो खाने में कैसा होगा? अब मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप लोग बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे भी इस बोगी में है ही कितने लोग? ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे। सबके लिए भरपूर खाना है। थोड़ी देर बाद मधु ने पूरा खाना बना लिया और उसने सभी को खाना दे दिया। 2 दिन से उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, इसीलिए सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। बहू, सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम इतना सामान लेकर नहीं आती तो हम सबका क्या होता। दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। मधु, आज तुम्हारी वजह से हमें इतने सारे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। माँ ने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी। थैंक्स। मेरा कोई भी फैसला गलत नहीं होता बेटा। चुपचाप खाना खाओ। वैसे भी भूख के मारे तो मेरा सर घूमा जा रहा है। तो इस तरह बातें करते करते पूरी बोगी में मौजूद सभी यात्रियों ने खाना खा लिया। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। कुछ घंटे बाद बर्फबारी बंद हुई। अगली सुबह तक ट्रेन की पटरी के सामने से सारी बर्फ पिघलकर खाई में चली गई और ट्रेन एक बार फिर से चलनी शुरू हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम रास्ता तो क्लियर हुआ। वो मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी, इसीलिए सभी यात्रियों ने मधु से उसका नंबर मांग लिया। बेटा, इन सबको तुम अपना नंबर दे ही दो, लेकिन मुझे तुम स्पेशली अपना नंबर दे दो। मेरा बहुत बड़ा होटल है। अगर इस खाने की रेसिपी हमें बता दो तो हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं, या फिर तुम हमारे होटल में काम भी कर सकती हो। ये सुनकर विक्रम, उसकी माँ और पायल को मधु पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सभी के साथ साथ उस होटल के मालिक को अपना नंबर दे दिया। थोड़ी ही देर बाद प्लेटफॉर्म आ गया और सभी लोग मनाली घूमने लगे। लगभग 1 हफ्ते बाद विक्रम का परिवार मनाली घूमकर वापस अपने घर आ गया। तभी होटल वाले का फोन मधु के पास आया। मधु जी, मैं वही मेट्रो ट्रेन वाला यात्री बोल रहा हूँ। मैंने आपको अपने होटल के बारे में बताया था ना। कल आप अपने पति के साथ मेरे होटल में आ जाइए। मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। मधु अपने पति के साथ होटल पहुंची। बातचीत करने के बाद अगले दिन से मधु ने होटल ज्वाइन कर लिया। होटल में मधु
मेट्रो में खाना बनाने वाली बहू के नाम से फेमस हो गई।